अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। एक सवाल लिखवाया था, अगर OAR बेस्ड ऑन लेबर आर हो तो आंसर 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट। टोटल बजटेड लेबर आवर्स, एक यूनिट बनाएंगे तो 2 घंटे लेबर काम करेगी, और पूरे साल में कितने टोटल लेबर आवर्स होंगे? 8,000, क्योंकि 4,000 यूनिट्स बनाने हैं। 6.25 पर आवर। टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो डिवाइडेड बाय 2 नहीं, डिवाइडेड बाय 8,000। दूसरा क्या था? OAR पर मशीन आर। टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। एक यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगने हैं, तो टोटल हमारे 4,000 यूनिट्स बनाने का प्लान है, तो 20,000। 2.5 पर मशीन आवर। तीसरा क्या था? OAR पर यूनिट। टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्रोडक्शन, 12.5 पर यूनिट। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? OAR था बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय 100,000, क्योंकि एक यूनिट बनना था तो 25 रुपए का मटेरियल लगना था। 4,000 यूनिट्स बनाएंगे तो 1 लाख। अब इसका जो आंसर आएगा ना, वो 0.5 तो आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट वो है 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये 6 आंसर मैं सामने लिख दूं, फिर मैं इनकी इंटरप्रिटेशन बताता हूं। पांचवा OAR लेबर की बेस पे, पता नहीं पांचवा छठा कौन सा, बहरहाल मटेरियल की बेस पे पहले निकाला है। अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे निकालें तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और अगर एक आर 50 रुपए पे होते हैं तो 8,000 आर्स टोटल होने हैं, तो हमें कितना खर्चा पड़ेगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अगर हमने वर्कर से 8,000 घंटे काम लेना है और एक आर का 50 रुपए पे करते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 8,000 इंटू 8,000 आर्स इंटू 50 रुपए पर आर, तो कितना? 4 लाख। इसका आंसर भी एक परसेंटेज की शक्ल में होगा, 12.5% ऑफ लेबर कॉस्ट। और छठा क्या था? तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड प्राइम कॉस्ट, ये 5 लाख, और इसका आंसर आएगा 0.1, यानी 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट। पहले तो कैलकुलेशंस देख लें जिन्होंने किया। किसी कैलकुलेशन में कोई कैलकुलेशन की हद तक एतराज है तो बताएं, फिर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम। है जी? 5th वाला, छठा वाला, पांचवा वाला। टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर एक आर का हम वर्कर को 50 रुपए पे करते हैं और टोटल इन लोगों से हमने 8,000 घंटे काम लेना है, तो हमें टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी? 50 इंटू 8,000 ना, वो 4 लाख। बाकियों में से बताइए कैलकुलेशन में कोई सवाल परेशानी है तो। हाँ जी, ये हरा और नीला वाला आ गया समझ? ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, दोनों को मिला लें तो प्राइम कॉस्ट, तो वो 5 लाख बन गई। हाँ जी, कैलकुलेशन। अच्छा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन सुने। ये जो हम लोग OAR सीख रहे हैं ना, कल मैंने जबानी बोले थे, चलें लिख भी देता हूं। ये OAR कैलकुलेट कब हो रहा है? ये स्टार्ट पे। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कितना लगता है, वो तो जान सकते हैं। FOH मुश्किल होता है जानना, तो ये उसकी जुगाड़ है कि एक यूनिट बनाने में कितना FOH का खर्चा होगा, ये OAR से हेल्प मिलेगी।
फिर इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग में यूज करना होता है, पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में। फिर इसके अलावा बजटिंग में इस्तेमाल करना होता है। वेरिएंस एनालिसिस एक चीज पढ़नी है, उसमें इस्तेमाल होगा इसका, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होगा। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने, इन सब में OAR हो रहा होता है इस्तेमाल। तो OAR क्या है? OAR ये है कि जो FOH हैं साल के शुरू में उनको किसी ना किसी बेस से लिंक करके एक रेट कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या इस बिजनेस ने ये 6 के 6 OAR कैलकुलेट किए होंगे? नहीं, कोई एक किया होगा। वो तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सेम डाटा से 6 के 6 कैलकुलेट करवा दिए। बिजनेस ने तो इनमें से कोई एक किया होगा। वो किसकी बेस पे किया होगा? बिजनेस की मर्जी। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने इस साल के शुरू में अंदाजा लगाया कि टोटल FOH कितना होगा। ये अंदाजा था सारा, टोटल कितना हम वर्कर्स से काम लेंगे। इसका आंसर निकला 6.25 पर लेबर आवर। अब इसका मतलब यह है कि हमने ये अपना प्लान बना लिया कि जब भी वर्कर 1 घंटा काम करेंगे तो उनके काम के दौरान बिजली, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारे ओवरहेड्स है ना, तो 6.25 रुपए ओवरहेड भी हुआ करेंगे। जैसे अगर किसी से कोई कंस्ट्रक्शन करवानी हो ना तो एक नॉर्मल एक टर्म इस्तेमाल होती है कि अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो बस आप ये सीधा सीधा सा हिसाब रख लें कि पर स्क्वायर फुट आपको 4,000 रुपए कॉस्ट करेगा। इस रेट का क्या फायदा हुआ? बोलने में क्या फायदा है इसका कि पर स्क्वायर फुट 4,000 रुपए कॉस्ट करेगा? अब इसका कर लें यूज, जिसने जो यूज करना है। क्या यूज आसानी हो जाएगी इसकी? यानी एक कंस्ट्रक्शन करवानी थी, किसी एक्सपर्ट ने कहा कि बस आप ये समझ लो भाई कि 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट खर्चा आना है आपका, सीमेंट, बजरी, मजदूर सब मिला के 4,000 पर स्क्वायर फीट खर्चा आने में। मैं बहुत थोड़ा बोल रहा हूं, लेकिन इसकी क्या अब इंटरप्रिटेशन करें? क्या फायदा होगा इस 4,000 पर स्क्वायर फुट खर्चा आने है वाली बात का? अब हर कोई खुद सोच सकता है कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन करवानी है वो 10,000 स्क्वायर फुट की है, तो इंटू 4,000, अच्छा इतना खर्चा आएगा। कोई सोचे अच्छा मैंने तो 3,000 स्क्वायर फुट करानी है, चलो 3,000 स्क्वायर फुट इंटू 4,000 रुपए, इतना खर्चा आएगा। तो ये रेट बना लेने का ये फायदा है। अब इस नीले वाले 6.25 पर लेबर आवर की इंटरप्रिटेशन ये है कि फॉर द ईयर हमने एक अंदाजा लगा लिया कि अब जब भी लेबर 1 घंटा काम करेगी तो उसके 1 घंटे काम के साथ सपोर्ट में इतने रुपए FOH हुआ करेंगे। और जिस बिजनेस ने ये वाला OAR निकाला होगा, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? साल के शुरू में 2.5 रुपए पर मशीन आप कैलकुलेट कर लिया। इसका क्या मतलब है? अब मैनेजमेंट ने इस पूरे साल के लिए एक प्लान कर लिया कि जब भी मशीन 1 घंटा चलेगी 2.5 रुपए FOH हुआ करेंगे। जिसने ये लाल वाला यूज किया होगा, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? कि जब भी, नहीं ये लाल वाला, कि जब भी 1 यूनिट बनेगा तो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा इतने का, डायरेक्ट लेबर लगेगी इतने की, और 12.5 रुपए FOH हुआ करेंगे। जिन्होंने हरा वाला निकाला होगा वो ये कहेंगे कि जब भी प्रोडक्शन होगी, जितना भी टोटल रुपए मटेरियल कॉस्ट होगी उसके 50% के बराबर 7 FOH भी होंगे। जिसने ये नीला वाला OAR निकाला होगा वो ये प्लान कर रहे हैं कि आइंदा साल में हम जितनी भी लेबर कॉस्ट इनकर करेंगे उसके 12.5% के बराबर FOH भी लग रहे होंगे। और जिसने ये आखिरी काला वाला निकाला होगा वो ये प्लान कर रहा है कि इस साल हमारा जितना भी टोटल प्राइम कॉस्ट पे खर्चा होगा उसके 10% के बराबर FOH पे भी खर्चा होगा। इसकी मैं आपसे रिलेट करके एक मिसाल बताता हूं कि अगर आपके वालिदैन खर्चा प्लान कर रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजना कितना खर्चा होगा, तो उनको एक एक्सपर्ट बताएगा जो कई साल से यहां रहे जा रहा है, कैफ किए जा रहा है उसने सारी कैलकुलेशंस की होंगी और वो आपके पेरेंट्स को एक बिल्कुल झटका हिसाब बताएगा। कहेगा जी आप बस सीधा सीधा हिसाब ये रख लें कि जितनी आपने फीस देनी है ना उसका 4 गुना बाकी खर्चा भी होगा, रहना, खाना, पीना सब। बस आप ये फैसला कर लें कि जितनी फीस आपने देनी है पेपर की उसका 4 गुना एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा। अब इससे आसानी क्या हो जाएगी? अंदाजा लगा लेंगे, अच्छा 3 पेपर पढ़ाने तो इतना खर्चा होगा, 4 पढ़ाने तो इतना खर्चा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है OAR का कि उसको किसी ना किसी बेस से लिंक किया जाता है ताकि उसको फिर यूज किया जा सके। अच्छा साल एंड पे वाकई इतना ही खर्चा आया होगा? नहीं, ये साल के शुरू वाला अंदाजा है, साल के एंड पे तो इससे डिफरेंट आ गया होगा। तो उसका क्या करेंगे वो इस चैप्टर के दूसरे से मैं बताऊंगा। अभी तो बता रहा हूं साल के शुरू में हम क्या कर रहे हैं। तो ये OAR का कॉन्सेप्ट है। अच्छा इसका एक इस्तेमाल बता रहा हूं, ये अगले सवालों में होगा। अभी चूंकि सारा डाटा सामने है तो अभी ही सिखा देता हूं। इन OAR के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि एक यूनिट बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी और FOH कितनी लगेगी, इन 6 के 6 आंसर्स को यूज करके हम बता देते हैं। जैसे
मैं 1 करता हूं, बाकी आप करेंगे। मैं 1 करता हूं। अगर ये वाला OAR हो तो रिक्वायर्ड है कि 1 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी होगी? कितनी होगी जी? डायरेक्ट मटेरियल लगेगा कितना? 25। सवाल का डाटा तो यही है। डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा 1 यूनिट को बनाने के लिए? 50 पर आवर है वो तो। 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे ना, तो कितना? 100। FOH कितना लगेगा? ये नीले वाले का आंसर बता रहा हूं। 6.25 तो वो तो पर आवर है। क्या करूं? क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं कि 1 यूनिट कितने का कॉस्ट करेगा, और ये फिगर तो इजीली निकल सकती है। FOH कितनी, जब मैंने जो चैप्टर कल इंट्रोड्यूस कराया था वो बात शुरू यहां से की थी ना, कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा होता कि 1 यूनिट का FOH कितना है। कल यहीं से परसों, कल तो याशी हो गई थी आपकी, परसों की बात कर रहा हूं, परसों की बात कर रहा हूं। ये चैप्टर मैंने इंट्रोड्यूस ही यहां से कराया था कि 1 यूनिट बनाने में FOH कितना लगा करेगा, ये नहीं पता लग पा रहा होता। तो OAR उसका एक हल है। तो वो बिजनेस जो OAR ये नीला वाला निकालता होगा, वो अगर जानना चाहे कि 1 यूनिट कितना कॉस्ट करेगा, तो इतना मटेरियल, इतना लेबर, FOH कितना, अगर ये यूज करना हो तो। इस OAR का क्या मतलब है कि 1 घंटा काम होगा तो इतना FOH होगा। तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगने हैं? 2। $12.5 क्या जी? कहां है पर यूनिट? मैं भी इधर हूं जी। ठीक है, इसी तरह इन बाकी पांचों को एक एक करके यूज करके ये निकालें जी। अभी आप लोग इन सबको एक एक करके यूज करें और प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालें। मैंने अभी इसको यूज किया है ना, अब आप इन बाकी पांचों को एक एक करके यूज करें। एक बिजनेस ने ये 6 के 6 निकाले होंगे, इनमें से कोई एक ही तरीका लगाया होगा। मैंने तो प्रैक्टिस के लिए आपसे 6 करवा दिए। अब अगर बिजनेस ऐसे OAR निकालता हो तो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट उसकी क्या आ रही होगी? अगर कोई बिजनेस ऐसे OAR निकालता हो, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, तो अब ये आप समझे 5 अलग अलग सवाल हैं, 5 अलग अलग बिजनेस हैं। तो हर एक को यूज करके, जैसे मैंने एक करके दिखा दिया है, अब हर एक को यूज करिए और प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट बता दें। नहीं समझ आ रहा क्या कहा है मैंने? करें। डाटा सेम रखा है मैंने, इसलिए सेम आंसर आएगा, सबका सेम आएगा, क्योंकि मैंने एक ही तो डाटा लिया है। सब तरीकों से सेम आएगा क्योंकि मैंने सेम डाटा ही तो लिया है। यार ये इसे चला दे यार, चला दे चला दे।
हाँ जी, डूइंग के डन, डूइंग। ये अगर मशीन और रेट यूज करें तो ये दोनों तो यही है। एफओएच देखते हैं, ₹2.5 की क्या इंटरप्रिटेशन है कि 1 घंटा मशीन चलेगी तो ₹2.5 एफओएच होंगे। 1 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे चलनी है मशीन। 12.5 अगर ये लाल वाला यूज करें तो ये तो है ही 12.5 पर यूनिट। हरा वाला, इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट बनाने के लिए जितना मटेरियल लगेगा उसके 50% के बराबर एफएच भी लगेगा। तो ₹25 का 50% 12.5। इस नीले वाले की क्या इंटरप्रिटेशन कि 1 यूनिट बनाने के लिए जितनी लेबर कॉस्ट लगेगी उसका 12.5% के बराबर एफएच भी लगेगा। तो ₹100 का 12.5%। और ये आखिरी काला वाला कि प्राइम कॉस्ट यानी ₹125 के 10% के बराबर 12.5। तो ये OAR किसी भी बेस के ऊपर हो सकता है, उसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। एक यूज एफओएच पर यूनिट निकालना भी है। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे पर यूनिट तक पहुंचेंगे जी। प्राइम कॉस्ट क्या होती है पूछ रहा हूं ना, प्राइम कॉस्ट क्या होती है? 1 यूनिट बनाने के लिए प्राइम कॉस्ट ₹125 लगेगी, तो 125 का 10% 12.5। हाँ जी, डिफरेंट बेसिस का OAR और फिर उसके यूजेस में से एक यूज प्रोडक्ट कॉस्ट तक पहुंचना। डन। एक पास पेपर का सवाल करते हैं। सवाल पुराना है तो जिनके पास पास पेपर्स बाउंड फॉर्म में है उनमें ये नहीं होगा। हाँ, जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 47 के आसपास होगा, क्लास वर्क 1 ज़िया टेक्सटाइल मिल्स के नाम से। 40 पैक की बुक में 47 या 49 पेज पे होगा ज़िया टेक्सटाइल, जिसमें भी 49 है तो 49 ही है, 47 है तो 47 होगा। ज़िया टेक्सटाइल मिल्स के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 2008 का। और ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए मैंने आपके ना कोर्स में ये लेक्चर 18 का रेफरेंस देके तो वो पीडीएफ फाइल रख दी आपके कोर्स में, और आप लोगों को व्हाट्सएप में भी शेयर कर देगा। ठीक है, सवाल तक पहुंचे? अभी वैसे पेज बांटा भी था जो लोगों के पास पैक की बुक नहीं थी, तो जिनको नहीं मिला वो हमसायों की मदद ले लें और सवाल पढ़ लें। मैं करता हूं बोर्ड पे। ज़िया टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, अभी इस अटेम्प्ट के अंदर इसी की कॉपी टेस्ट हुई थी। अब ये 2008 का सवाल है लेकिन इसकी कॉपी टेस्ट हुई थी। ज़िया टेक्सटाइल मिल्स, सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। है जी, पार्ट बी पढ़ लें, पार्ट बी। ये अंडर ओवर नहीं कराया अभी, ये कराना है। है जी, पार्ट बी पढ़ लें, पार्ट बी ऑन December 1, 2007 ज़िया टेक्सटाइल मिल्स, ये पढ़ लें।
चलो अभी बेटे शेयर कर लो, फिर वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, साउंड का कोई मसला? अरे ये पहले था स्पीकर? नहीं अभी आवाज से नहीं आ रही। अच्छा अभी तो उसमें कनेक्शन ही कोई नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, कोई सवाल? नुमान है क्लास में क्या? नहीं तो बेटे मैंने उस दिन कहा था नहीं टीए भी क्लास से चला गया हुआ है या होता है यहीं पर? नहीं वैसे पूरी टाइम क्लास में रहता है या नहीं? पता नहीं। अच्छा वैसे टीए को ना कहा करें, वो ऊपर बता देगा कि फ्रेम कहाँ पर रखना है, आप बता दिया कीजिए। अच्छा आपकी क्लास में मैंने शुरू में आके भी कुछ गुजारिशात की थी, तो दोबारा कर देता हूँ, जरा डिफरेंट गुजारिश। अब क्लास में कोई टीचर यहाँ मौजूद नहीं है, या चलो टीए भी होगा तो वो भी आप जैसे ही है, वो कौन सा कोई वो अफसर लगा हुआ यहाँ पर, तो इसलिए आप लोग जब यहाँ बैठे हैं ना और घर के माहौल में बैठे हुए हैं और पढ़ाई का मूड नहीं हो रहा और आप लोग आपस में गप्पे मार रहे हैं, तो जो पैसे खर्च करके यहाँ पढ़ने बैठे हैं ना उनको डिस्टर्बेंस होगी। तो इसलिए मुझे सुनने में आया था कि आप लोग बातें करते करते इतनी ऊंची बातें शुरू कर देते हैं कि बाकी लोग तंग होना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो ना किया करो यार। देखो किसी को तंग करोगे फिर उसकी बदुआ लगेगी, फिर अगली दफा फिर पढ़ने आओगे, तो इसलिए ना करें दूसरों को तंग, तो ना किया करें शोर। कुछ सवाल पूछना है किसी ने? है नहीं इतनी दूर से आए यार। सर वो पिछला सवाल हम करते हैं, कोई टोटल 50,000 था, उसके अंदर से बाकी जो मैंने निकाला था उसका 6.25, उसके अंदर से कहाँ निकालना था? वो जो रेट हमने निकाले थे वो हाँ 50,000 से 50,000 ही को इस्तेमाल करके हमने एक रेट बनाया था। जैसे जैसे हम ये अंदाजा लगाएं कि अंदाजा हो रहा है कि हमने 500 किलोमीटर ट्रेवल करना है और हमारा ख्याल है कि 2 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। अब पर किलोमीटर करना हो तो 2 लाख को 500 से डिवाइड कर लिया, तो अब ये 2 लाख को एक रेट की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 50,000 के साथ सलूक किया कि उसको एक रेट की शक्ल दे दी। चलो ठीक है जी। अच्छा ये फिर भी क्लास के बाद पूछना आगे, ये मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ ना यार, मैंने डिस्कस नहीं किया था। अच्छा 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 बताऊं। है? हाँ है कोई 20 को दिन, 20-22 दिन है। नीचे कोई रूम में क्यों नहीं है? ये तो नहीं है
नहीं है। अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना हो या ये कहना हो कि कैमरा मूव कर रहा है तो वो कैसे पता चलेगा? हाँ जी, पढ़ लिया सवाल। अच्छा, एक तो ना वो उस दिन एक सवाल दिया था केमिकल बी केमिकल जी वाला, तो वो किसी ने कहा है नहीं याद, वो डिस्कस ही नहीं हो सका। नहीं नहीं, ये सवाल पूरा कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, एक किसी ने पूछा था कि इन्वेंट्री के जितने मैंने सवाल करा दिए क्या वो काफी हैं या और करने पड़ेंगे? वो बहुत है, इनफैक्ट मैंने सारे करा दिए हुए हैं। जिनके पास पैक की बुक है और उनको उस चैप्टर में और बहुत सारे सवाल नजर आ रहे हैं, तो असल में ना ये 2 चैप्टर मिलाए के एक चैप्टर किया हुआ पैक की बुक के अंदर। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक टॉपिक है, ये उसके सवाल है, वो तो पढ़ना है हमने जनवरी के अंदर, तो इसलिए इन्वेंट्री। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जनवरी में नहीं पढ़ना है ना। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जितने सवाल करा दिए मैंने सारे करा दिए, पास पेपर्स के सारे करा दिए मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उन्हीं को ही दोबारा करें बस। और ये जो कल टेस्ट है, टेस्ट दिया करें यार, टेस्ट जरूर दिया करें, कल भी यही इन्वेंट्री वैल्यूएशन और इसी के ऊपर ही है जी। टेस्ट किस चीज का है? माशरती उलूम का। अभी बताया है ना, अभी तो कहा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक कटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें है 5 मशीन्स, नहीं थी 5 मशीन्स, एक और नई मशीन खरीदी है, और उससे ये होगा कि कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डिपार्टमेंट और ज्यादा कैपेसिटी वाला बन जाएगा। रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है 2008 ईयर के यूज करने के लिए कटिंग डिपार्टमेंट का रिवाइज्ड मशीन आर रेट निकाल दें। अच्छा, पहली बात, मशीन आर रेट से क्या हिंट मिल रहा है कि OAR पर मशीन आर, मशीन आर रेट यानी OAR पर मशीन आर, तो OAR निकालना है पर मशीन आर। और रिवाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले 5 मशीनें थीं और उनके लिए सवाल की बिल्कुल लास्ट लाइन, एक ऑलरेडी रेट निकाला हुआ था रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर, लेकिन अब एक और नई मशीन भी खरीद ली है, तो 2008 में वो नई मशीन के आने से खर्चे भी चेंज होंगे, मशीन आर्स भी चेंज होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि रिवाइज्ड OAR निकालना है। तो 2008 ईयर में यूज करने के लिए 2008 ईयर के लिए OAR निकालना है और OAR पर मशीन आर निकालना है। अब इसके लिए क्या चाहिए फॉर्मूले में? टोटल बजटेड FOH। अच्छा, बजटेड क्यों? ये सारा डाटा बजटेड ही दिया हुआ है। द रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2008, पॉइंट नंबर 1 से ऊपर, टोटल रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2008 हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। तो ये सारा बजट डाटा है और OAR निकालने के लिए बजटेड डाटा ही होगा, क्योंकि OAR निकलता ही साल के शुरू में। तो OAR निकालना है, इसके लिए चाहिए टोटल बजटेड FOH और टोटल बजटेड मशीन आवर्स। ये इस अटेम्प्ट में इसी को थोड़ा बहुत चेंज करके एक सवाल टेस्ट हुआ था। टोटल बजटेड FOH निकाल रहे थे, सिर्फ नई मशीन के या पूरे डिपार्टमेंट के टोटल है? पूरे डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट का रेट निकालने को कहा है, लेकिन ये जो खर्चे दिए हुए हैं, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, पॉइंट 1 से लेके 5 तक, ये तो सारे नई मशीन के हैं सिर्फ। तो बाकियों के लिए भी है कोई ना कोई हिंट। चले, जो नई मशीन के हैं वो तो लिखे ना, बाकियों के लिए भी कोई हल निकालते हैं। फॉर न्यू मशीन लिस्ट दी हुई है, वो बना लेते हैं, और बाकियों के लिए भी है कोई ना कोई हल। अच्छा, सवाल में ये कहा नहीं है कि 2008 ईयर से मुराद जनवरी से दिसंबर 8 है या जुलाई से जून है, तो नहीं, ड्यूरिंग द ईयर 2008 से मुराद अकाउंटिंग पढ़े हुए लोग हैं, जनवरी से दिसंबर या जुलाई से जून या जनवरी से दिसंबर ही होगा। कोई डिफरेंट चीज होता तो बता देता, बस 2008 कह रहा है तो बस जनवरी से दिसंबर वाला ही होगा। अब इसमें आपको खर्चे तो बताए हैं नई मशीन के, वो लिख लेते हैं, बाकियों का पुरानी मशीनों का देखते हैं क्या करना है। चले तरतीब से, क्या क्या है नई मशीन से रिलेटेड FOH? अच्छा, सवाल में कहीं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है? नहीं, तो चाहिए भी नहीं था, हमें FOH चाहिए। तो तरतीब से चलते हैं, क्या क्या FOH है? जल्दबाजी कर गए, इलेक्ट्रिसिटी जल्दबाजी है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में सिर्फ सलाम दुआ नहीं है,
एक पूरा डाटा है जिसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जब आप डायरेक्टली पॉइंट 1 पे जंप करेंगे ना तो आगे चलते चलते डायरेक्शन भूल जाएंगे आप। तो ऊपर वाले पैराग्राफ से डेप्रिसिएशन निकल रही है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 13 लाख कॉस्ट है माइनस 1 लाख आरवी है डिवाइडेड बाय 10 साल लाइफ है। लेकिन ये मशीन अवेलेबल फॉर यूज ही जाके 1 फेब को होगी, तो इनटू 11/12। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है इस मशीन ने अवेलेबल फॉर यूज होना ही 1 फेब को है, तो डेप्रिसिएशन 1 फेब से शुरू करेंगे, है ना। 1 फेब से अवेलेबल है तो 1 फेब से डेप्रिसिएशन होगी 110। कहां लिखा है? दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2008। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में किसी को मसला? अच्छा, जितने भी सवाल मैं बोर्ड पे किया करूंगा ना बेटा, मेरी तरीका ये होगा कि पहले सवाल पूरा प्लान करके उसकी रिक्वायरमेंट समझा के कि हमने करना क्या है, फिर सवाल शुरू करूंगा। और जो जो मुश्किल अंग्रेजी जो हुआ करेगी वो मैं समझाया करूंगा। उसके अलावा आपको भी कोई अंग्रेजी में मसला हो तो पूछा कीजिएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट समझाइए मैंने कि OAR निकालना है पर मशीन आर, इस पे कोई एतराज? तो अब हम करने क्या लगे हैं? टोटल बजटेड FOH सिर्फ छठी मशीन के नहीं, टोटल और टोटल बजटेड मशीन आर्स। बजटेड ओवरहेड से शुरू किया है, पुरानों का नहीं पता, चलो जो पता है वो तो करे ना। तो नई मशीन के जितने खर्चे हैं वो लिस्ट डाउन कर रहे हैं। पहले पैराग्राफ में डेप्रिसिएशन वाली कहानी में कोई और एतराज परेशानी? दूसरा पैराग्राफ समझाता हूं। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मशीन विल वर्क फॉर 2600 आवर्स। यहां तक का मतलब है कि मशीन प्रोडक्शन करेगी 2600 आवर्स है। विल वर्क फॉर कटिंग डिपार्टमेंट है, मशीन में कटिंग होनी है, तो ये कटिंग में 2600 आवर्स लगेंगे। यहां तक तो यही मतलब लग रहा है। अगला सेंटेंस है कि द बजटेड आवर्स इंक्लूड, यानी इन 2600 में शामिल हैं 80 घंटे सेटिंग अप के और 120 घंटे मेंटेनेंस के। तो फिर ये 2600 क्या है? यानी मशीन चल रही होगी, मशीन रन कर रही होगी। अब उनमें से 200 घंटे, 200 कौन से? ये 20 और 180, 200 घंटे प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, बाकी 2400 घंटे प्रोडक्शन हो रही होगी। अब ये होते क्या हैं? 80 आवर्स और 120 आवर्स, ये भी समझ लें। सेटिंग अप द मशीन में 80 घंटे लगेंगे। ये हाँ जी, टेस्टिंग इंस्टॉलेशन। तो वो 3 महीने कर तो लिया, अब दोबारा कौन सी टेस्टिंग करनी है? मशीन को खरीदा 1 दिसंबर, 2 महीने लगा लिए ना इस पे। अब 1 फेब से हो गई है अवेलेबल, फिर टेस्टिंग करना शुरू कर दे। है? हाँ, हो गई ना। तब उसके बाद ये 2600 घंटे मशीन विल वर्क, तो 80 घंटे फिर इंस्टॉलेशन में चलेगा। है? मशीन सेटअप करने को कहते हैं। मशीन सेटअप करने की मिसाल ऐसे है कि कभी कपड़े इस्त्री किए हों, है? तो इस्त्री ऑन करते साथ ही कपड़े इस्त्री करने शुरू कर देंगे? नहीं। अब वो जो इस्त्री गर्म होने में टाइम लगेगा, तो उसको टाइम लगने में बिजली तो कंज्यूम हो रही होगी, उसके बाद फिर कपड़े इस्त्री करने के काबिल बनेगी। ये सेटिंग अप द मशीन के अंदर 5 मिनट की बिजली इस्तेमाल हो गई। और मिसाल, फोटोकॉपी कभी कराई हो और उस वक्त उसी बंदे ने दुकान उसी वक्त खोली हो, तो वो फिर मशीन चलाएगा, को 2-3 मिनट चला के रखेगा, फिर कॉपीज करना शुरू करेगा। ये मुराद है मशीन सेटअप होने में। तो पूरे साल में जब भी सुबह फैक्ट्री ओपन होती होगी, मशीनें स्टार्ट होती होंगी, को 5-7 मिनट मशीनें स्टार्ट लेने में टाइम लेती होंगी, फिर काम शुरू होता होगा। वो पूरे साल के मिला के 80 घंटे बन गए। ये वो 80 घंटे हैं। और 120 मेंटेनेंस। जब मेंटेनेंस ही हो रही होगी तो फिर मशीन क्यों चल रही होगी? हाँ जी, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कराई कभी? अब वो जो वाइन पे पेट्रोल एडजस्ट कर रहा होता है और पानी की तरह पेट्रोल बहा रहा होता है, इधर लग रहा होता है ना, इधर ऐसे देता है, भाई एक दफा चेक कर ले, पर बहुत है। वो फिर खड़े होके फिर तो उसको रहने देगा, फिर दोस्तों से बातें करेगा, फिर आएगा। वो यहाँ लग रहा होता है पेट्रोल। तो अब वो जो बाइक स्टार्ट है, तो वो मेंटेनेंस के दौरान स्टार्ट है। इसी तरह एसी की अगर मेंटेनेंस करनी है तो कुछ देर चला के भी देखेंगे कि सही सफाई हो भी गई है कि नहीं हुई है, कोई तार तो नहीं कहीं टूट गई है, फिल्टर तो नहीं बंद हो गया। तो ये मेंटेनेंस के दौरान भी मशीन चलानी पड़ेगी। तो ये वही वाली मेंटेनेंस के दौरान 120 घंटे मशीन चलेगी। अब इसका क्या इस्तेमाल है, आगे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, मशीन बिजली इस्तेमाल करेगी और 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगी। है? प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे 1 घंटे में।
ये 10 यूनिट्स प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स नहीं है, ये बिजली के 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रही होगी मशीन। तो जो मशीन 1 घंटा चलेगी तो 10 यूनिट बिजली के कंज्यूम हो जाएंगे, और जब बिल आएगा तो 1 यूनिट के 8.5 रुपए चार्ज होंगे। तो मशीन पूरे साल में कितने घंटे चलेगी, कितने घंटे बिजली कंज्यूम होगी? हाँ जी, 26 के 24। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन, ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन तो 2400 है। इस सवाल में इस फ्लॉ की वजह से 2 हल हो सकते हैं और दोनों ही ठीक हैं। एक हल ये हो सकता है कि ये तो बात हो रही है उन 2400 घंटों की, उन 200 घंटों की तो कुछ बताया ही नहीं। जब बताया ही नहीं तो उन 200 को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा हल नहीं है। दूसरा बेहतर हल ये है कि उन 200 घंटों में क्या बिजली नहीं इस्तेमाल हो रही होगी? हो रही होगी। हाँ, ये तो है कि जब मशीन प्रोडक्शन नहीं कर रही होगी तो कम बिजली ले रही होगी, लेकिन कितनी? अगर ये कहा होता ना कि प्रोडक्शन के दौरान 1 घंटे में 10 यूनिट्स कंज्यूम हो जाते हैं, और जब खाली चल रही होगी तो 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम हो रहे होंगे, तो फिर हम 2400 को 10 के हिसाब से और 200 घंटों को 2 यूनिट के हिसाब से करते। लेकिन नहीं बताया कि जब फारिग खाली चल रही होगी तो कितनी बिजली कंज्यूम होगी, तो अज्यूम कर लेते हैं कि इसी स्पीड से ही कंज्यूम कर रही होगी। प्रोडक्शन बता दिया, खाली चलने पे कितनी बिजली इस्तेमाल होगी, वो जो 200 घंटे खाली हैं उनमें कितनी बिजली इस्तेमाल होगी, नहीं बताया ना, तो या तो इग्नोर कर दें, नोट लिखें कि उन 200 घंटों में बिजली कंजम्पशन का कुछ नहीं बताया इसलिए उन 200 घंटों की बिजली इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये नोट लिखें कि उन 200 घंटों में भी इसी स्पीड से बिजली कंज्यूम हो रही होगी। ये दोनों बातें ठीक हैं। तो मैं इस दूसरी वाली बात को फॉलो कर लेता हूं। ये पहले कभी आई कैप के ना क्वेश्चन बैंक में हुआ करता था ये सवाल, तो उसमें 2600 ही लिए हुए थे, लॉजिकल भी 2600 ही है। अब उन्होंने निकाल दिया अपनी किताब से। किताब से निकाला और उधर पेपर में मिलता जुलता पूछ लिया। 2600 आवर्स, हर आवर में 10 यूनिट बिजली के कंज्यूम होंगे और 1 यूनिट बिजली का 8.5 रुपए की बिजली खाएगा। तो इस मशीन को पूरा साल इस्तेमाल करने का बिजली का खर्चा 2,21,000। चलें आगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे क्या है? मेंटेनेंस के ऊपर पर मंथ 25,000 रुपए खर्च होगा, तो 25,000 इंटू 11। अच्छा 11 या 11/12? तो यहाँ 11/12 क्यों किया था? ये डेप्रिसिएशन 1 साल की निकली थी इसलिए 11/12 किया था। ये तो है ही 1 महीने का। 275,000 और पार्ट रिप्लेसमेंट है, हर महीने इसके ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज वगैरह हुआ करेंगे, तो उस पे लगा करेगा 10,000 पर मंथ इंटू 11, 110। और ऑपरेटर की सैलरी है कितनी? 9,000 पर मंथ। और पहले इस डिपार्टमेंट के कुछ और अदर खर्चे भी होते थे जिनका नाम लेना कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं था, फालतू से खर्चे थे, छोटे मोटे खर्चे थे। तो वो पहले जितने भी होते थे अब नई मशीन से वो 5,000 ज्यादा हुआ करेंगे। यानी मैं खुद ही फिगर बता देता हूं, पहले 90,000 पर मंथ हुआ करते थे। नहीं, अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूं 90,000। अब नई मशीन के आने की वजह से वो 95,000 हुआ करेंगे। तो नई मशीन का कितना हुआ? 5, तो वो 5 आ जाएंगे नई मशीन के। $5,000 इंटू 11, 55,000। और है जी 5 मशीनें पहले थी, तो इन मशीनों के चलने पे बिजली का खर्चा भी होता होगा, उन ऑपरेटर्स की सैलरीज भी होती होंगी, मेंटेनेंस भी होती होगी, और भी छोटे मोटे खर्चे होते होंगे जो कितने हैं ये नहीं बताया। मैं कहता हूं 90,000 थे। इस छठी मशीन के आने से वो जो अदर ओवरहेड्स थे वो 5 ज्यादा हुआ करेंगे। यानी पहले 90 होते थे तो 95 हुआ करेंगे, पहले 80 होते थे तो 85 हुआ करेंगे, पहले 2 लाख होते थे तो 2,05,000 हुआ करेंगे। तो इस छठी मशीन का कितना हुआ फिर? 5। तो ये वो छठी मशीन वाला 5 लिख लिया। 0.5 तक की अंग्रेजी पढ़ के देख लें, किसी भी पॉइंट में कोई एतराज परेशानी है तो पूछिए।
शुरू से अच्छा, इस पॉइंट नंबर 5 का मतलब ये नहीं है कि इस नई मशीन के आने से जो खर्चा पहले 90,000 होता था वो पहले महीने 95 होगा, अगले महीने 1 लाख होगा, उससे अगले महीने 1,05,000 होगा, उससे एक महीने 1,15 होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ अंग्रेजी पे जाएंगे तो ये शक पड़ सकता है कि हर महीने 5,000 यानी 5 फिर मजीद 5 फिर मजीद 5, लेकिन कुछ सेंस नहीं बनती ना इस चीज की। देखिए खर्चा क्यों बढ़ा होगा, क्या पता सफाई वाला नया ला के रख लिया हो तो उसको 5,000 रुपए और देने पड़ते होंगे, लेकिन ये तो नहीं कि उसको एक महीने 5, अगले महीने 10, अगले महीने 15 क्यों हो रहा होगा ऐसा। तो ये एक ही बार शिफ्ट करके जो 90 होता था अब वो 95 हुआ करेगा, तो उसको बोलने में ऐसा कहा जाएगा कि जो अदर एवरेज होते थे अब नई मशीन की वजह से वो 5,000 पर मंथ ज्यादा हुआ करेंगे, यानी जितने पहले होते थे उससे 5,000 ज्यादा पर मंथ की। ये इनसिग्निफिकेंस है कि 90,000 पूरे साल की फिगर है कि महीने की फिगर है, महीने की। ये मतलब है पर मंथ का, कि वो जो महीने की एक फिगर हुआ करती थी उसमें 5 और, यानी पहले 90,000 खर्च होता था अब वो 95 हुआ करेगा हर महीने। हाँ जी, इधर दूसरे रूम से किसी ने सवाल पूछना है? सर सैलरी डायरेक्ट लेबर में नहीं आएगा? देखिए डायरेक्ट लेबर वो होती है जो हमें पता हो कि एक यूनिट बनाने के लिए कितनी, ये तो एक पर मंथ 9,000 है ना, ये तो एक फिक्स्ड खर्चा हो गया, तो ये तो डायरेक्ट नहीं हो सकता। कभी ये ज्यादा यूनिट्स कटिंग कर लेगा, कभी कम कर लेगा, उसको तो 9,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट लेबर नहीं है। डायरेक्ट लेबर तब होता अगर उसको पैसे यूनिट के हिसाब से दे रहे होते, अगर उस वर्कर को पैसे दे रहे होते लेट से 200 रुपए पर यूनिट, फिर डायरेक्ट लेबर होती। अगर उसको पैसे दे रहे होते 500 रुपए पर आवर, फिर डायरेक्ट लेबर होती। 9,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं तो वो तो एक फिक्स खर्चा हो गया ना, तो वो डायरेक्ट नहीं हो सकता। यहां तक और किसी का सवाल? जी अभी यही तो कहानी सुना रहा था कि वो जो 200 घंटे हैं उन 200 घंटों में भी बिजली इस्तेमाल होगी या नहीं होगी? 200 आप ये कह रही हैं कि उन 200 घंटों में बिजली ही इस्तेमाल नहीं होगी या उनके बारे में कुछ बताया नहीं है इसलिए रहने दें? 200 आवर्स, आवर्स बेटा आवर्स 20। हाँ मशीन टोटल 2600 आवर्स चलेगी, उसमें से 80 और 120 इनमें प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, तो प्रोडक्शन वाले 2400 हो गए। पॉइंट 1 में उसने बताया कि प्रोडक्शन के दौरान इतनी इतनी बिजली कंज्यूम हो रही होगी। अब वो जो बाकी 200 घंटे हैं उनमें कितनी बिजली कंज्यूम हो रही होगी? नहीं बताया ना, तो या तो हम ये अज्यूम कर लें कि उन 200 घंटों के बारे में बताया ही कुछ नहीं कि कितनी बिजली कंज्यूम, बिजली तो हो रही होगी ना कंज्यूम, क्योंकि मशीन चल रही होगी, कितनी पता नहीं। या तो ये कह के इग्नोर कर दें कि इनका पता नहीं कितनी बिजली, या फिर ये अज्यूम कर लें कि अगर प्रोडक्शन के दौरान 1 घंटे में 10 यूनिट्स बिजली के कंज्यूम हो रहे हैं तो उन 200 घंटों में भी ऐसा ही हो रहा होगा, इसलिए पूरे 2600 घंटों की बिजली इस्तेमाल की है। और इन खर्चों में कोई एतराज? अच्छा, ये नई मशीन के साल के खर्चे आ गए। अगर किसी तरह हम एग्जिस्टिंग मशीन के खर्चे भी निकाल लें, अभी नहीं निकाल रहा, निकालते हैं, वो यहां लिख लें, तो फिर इन सब का टोटल OAR का न्यूमरेटर बन जाएगा। चलो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर के लिए क्या चाहिए? टोटल बजटेड मशीन आवर्स। पुराने के भी बताए हुए, नए के भी बताए हुए हैं, न्यू मशीन के भी बताए हैं, और ये एक लाइन लिखता हूं बाद में, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन्स की ना कोई लिस्ट नहीं है खर्चों की, उसमें एक पहेली है, उस पहेली का आंसर बनाना पड़ेगा, बना लेंगे वो एक लाइन में निकल आएगा। इस सब का टोटल क्या बन जाएगा? टोटल बजटेड एफर्ट, जिसको डिवाइड करना है टोटल बजटेड मशीन आवर्स से। टोटल बजटेड मशीन आवर्स इस नई मशीन के अलग बताए हैं और एग्जिस्टिंग मशीन्स के अलग बताए हैं। जो भी बताए हैं इनका टोटल कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो OAR पर मशीन आर कैसे निकालें? दिस डिवाइड बाय दिस, हो गया सवाल। अच्छा, उस सवाल पे मैं आता हूं, इधर एक बात सुने। OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं हम। रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको एक रेट की शक्ल दे रहे हैं, वो पर आर भी हो सकता है, कोई भी चीज जो पर करके होती है वो रेट होता है ना, पर आर पर यूनिट। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में ओवरहेड्स का एक रेट निकाल रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन का वर्ड नहीं बताया था, अब बताता हूं, एक मिसाल समझाता हूं। एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं और
कमाने वाले इनमें से दो हैं, यानी बूढ़े अम्मा अब्बा होंगे, दो जवान हैं जिन्होंने कमाना है और एक छोटा भाई है। कमाना दो लोगों ने है। इस घर का टोटल महीने का खर्चा 1 लाख रुपए, एवरेज पर बंदे का खर्चा 20,000 पर बंदे का 20,000। अब वो जो दो कमाने वाले हैं, अब्बा जी ने उनको कहना है कि बेटा तू कमा के ला, तो हर एक को कितने रुपए कमाने का टारगेट देना है कम से कम, लेकिन एक का खर्चा तो 20,000 है। हाँ जी, देखें 1 लाख नहीं, बस उतना कमाने का खर्चा पूरा हो जाए। 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, 5 लोग रहते हैं घर में, 2 लोगों ने कमा के लाना है, तो अब्बा ने अब उन दोनों को क्या टारगेट देना है कि कम से कम कितना कमा के लाओ ताकि खर्चा पूरा हो जाए? 50,000, जबकि एक बंदे का खर्चा तो 20 है। तो वो जो 2 कमाने वाले हैं, ठीक है, उनका अपना खर्चा तो 20-20 है, बाकी 3 का खर्चा भी तो उन्होंने ही उठाना है, तो जितना खर्चा है वो पांचों का, लेकिन एक ने कितना कमा के लाना है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो खर्चा है सबका वो एब्जॉर्ब तो इन्होंने ही करना है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कमा के 2 ने देना है, तो तभी पता चलेगा कि एक कम से कम कितना कमा के लाए। अब इस आंसर 50,000 को मैं एक और तरह से बताता हूं, हर एक ने उन दोनों में से 50,000 कमा के लाना है, यानी वो 50,000 खर्चा पूरा करेगा, 20 उसका अपना, और जो बाकी 3 लोगों का खर्चा इसने बर्दाश्त करना है ये वो 30 है, तो उसका अपना खर्चा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, और बाकी सारा खर्चा भी उसी ने तो एब्जॉर्ब करना है, तो वो 30,000 रुपए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फार्मूला क्या बना? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय सब लोग जिनका खर्चा है, डिवाइडेड बाय जिन्होंने कमा के देना है, जिन्होंने कमा के देना है। इधर आते हैं, इस कटिंग डिपार्टमेंट के सारे खर्चे, लेकिन मशीनें कमा के कैसे देंगी? कटिंग करेंगी तो कमा के देंगी, तो डिवाइडेड बाय कौन से घंटे? जिन्होंने काम करके देना है, यानी डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन वाले आवर्स, क्योंकि कमा के उन प्रोडक्शन वाले आवर्स ने देना है। तो नई मशीन ने चलना बेशक 2600 घंटे है, लेकिन उनमें 200 घंटे तो काम ही नहीं होना, तो कमा के तो 2400 घंटों ने देना है, तो डिवाइडेड बाय 2400। इसी तरह एग्जिस्टिंग मशीन्स ने टोटल पूरे साल में 12,500 घंटे चलना है, लेकिन इसमें से 900 घंटे यही मेंटेनेंस वगैरह के हैं, तो इन्होंने कितनी देर प्रोडक्शन करनी है? 11,600। तो यहां खर्चा भी हम सिर्फ 2400 घंटों का ले लेते हैं। खर्चा तो सबका होगा, डिवाइड सिर्फ कमाने वालों पे, तो इसलिए डिवाइड इस 2400 पे। ये क्या बना? 14,000। तो टोटल बजटेड मशीन आवर्स सिर्फ वो आवर्स जिनमें प्रोडक्शन होनी है, लेकिन खर्चा सबका टोटल। ठीक है यहां तक? चलें आखिरी लाइन, एग्जिस्टिंग मशीन्स का जी, अगर कहां पर, थोड़ा मुंह से बोले यार, समझ नहीं आ रहा। हाँ तो हाँ, अच्छा 2400 क्यों ले लेते हैं? हाँ, तो वो डेटा की कमी है ना, असल में तो 2600 ही लेने चाहिए ना। मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सारा टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाले, तो अगर हमने यहां 2400 लिए होते तो इसलिए लिए होते कि बाकी 200 का बताया नहीं खर्चा, इसलिए 2400 लेते, वरना हम 200 का खर्चा भी बताया होता तो फिर भी 2400 का खर्चा लेते। 2600 का लेते हैं ना, बस यही बात हो रही है कि खर्चा सबका टोटल, लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाले, क्योंकि पता तो चले ना कि एक आवर्स पे खर्चा कितना होना है, ताकि फिर उसके हिसाब से देखें अच्छा कम से कम कितना कमाई है मशीन, तो डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाले आवर्स। एग्जिस्टिंग मशीन्स की इस तरह की लंबी लिस्ट तो नहीं दी हुई, लेकिन एक हिंट दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग मशीन्स का खर्चा 390 पर आवर है, तो टोटल तक पहुंचना है तो आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 390 इंटू 12,500 या 11,600, 12,500, हाँ तो 11,600, लेकिन हमने खर्चा तो टोटल का रखना। हाँ जी,
फोर फाइव। इसकी रीजन समझ लें। इसकी रीजन देखें जी। अच्छा इसका टोटल करिएगा, इसका ये सिर्फ नीला वाला 870। अगर सिर्फ एक ही मशीन होती यही छठी वाली बस, तो OAR कैसे निकालते हैं? 870,000 डिवाइडेड बाय 2400। क्या आता आंसर? 362.5। क्या करो? 362.5 इंटू 2400। ये जो आंसर आता ये सिर्फ 2400 घंटों का खर्चा है कि पूरे 2600 का? ये खर्चा जो यहां लिखा है ये पूरे 2600 घंटों का खर्चा है कि 2400 का? पूरे 2600 का। इसका आंसर जो आ रहा है तो ये पूरे 2600 का आ रहा है कि 2400 का? लेकिन मल्टीप्लाई तो 2400 से करो। असल में ना हम कोई खर्चे पर आर को आर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम रिवर्स चल रहे हैं। ये 362 कैसे निकला होगा? पूरे 2600 घंटों का टोटल खर्चा लिखा होगा, लेकिन डिवाइड सिर्फ कमाने वाले से किया होगा। है ऊपर टोटल खर्चा, लेकिन डिवाइड सिर्फ कमाने वाले से, तो आंसर 362 आया था। अब अगर ये पूछा जा रहा है तो रिवर्स चल रहे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर क्या? 2400 घंटों का खर्चा आ जाएगा। खर्चा तो वही टोटल ही आएगा। तो इसी तरह एग्जिस्टिंग मशीन्स का 390 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? टोटल उन मशीनों के खर्चे लिए होंगे, लेकिन डिवाइड किया होगा उनको प्रोडक्टिव से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्चा सिर्फ 11608 का थोड़ी आएगा, खर्चा तो टोटल ओवरऑल आएगा। हाँ, अब रही बात कि ये कैसे पता है OAR है, लिखा थोड़े मुश्किल तरीके से। मैंने OAR की एक और अंग्रेजी बताई थी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का एक और नाम बताया था, ओवरहेड रिकवरी रेट। तो वो उन्होंने कहा हुआ है कि इन्होंने एक रेट निकाला हुआ है फॉर रिकवरी ऑफ इट्स ओवरहेड 390, मतलब OAR। तो ये 390 ऐसे निकला होगा, ये चाहिए हमें, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा। 5 3 4 और OAR बन जाएगा 5394000 डिवाइडेड बाय 14000 385.29। ये है जी सवाल। ठीक है, अल्लाह हाफिज।